हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 11th के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 69 तक डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। ठीक है, आज हम 70 से शुरू करेंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्लास 11th में जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स में दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो आज ये हमारा 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा और 15 से 20 मिनट की वीडियो में क्लास 11th का जो भी मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान को किन खनिजों में एकाधिकार प्राप्त है? तो राजस्थान को किन खनिजों में एकाधिकार प्राप्त है दोस्तों? वोलेस्टोनाइट, गार्नेट और जास्पर, इनमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये आपके सीसा जस्ता, चांदी, टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा, लोएस्क, ये आपके कौन से खनिज हो जाएंगे? धात्विक टाइप के खनिज हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धात्विक खनिज जो होते हैं दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो आपके हो जाएंगे दोस्तों लोह धात्विक खनिज, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से हो जाएंगे? लोह धात्विक खनिज। इनमें कौन कौन से आते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। और एक आपके होते हैं दोस्तों अलोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक आपके हो जाएंगे दोस्तों कौन से? अधात्विक खनिज। ठीक है, इनके टाइप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोह धात्विक खनिज में आपके कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों? तो इसको कैसे याद रखोगे आप? K2LMNT2। ठीक है, K2LMNT2, ये याद रखना है आपको। K2 का मतलब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर K 2 बार आ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक K का मतलब आपका हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, और एक का मतलब हो जाएगा आपका क्रोमाइट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोबाल्ट और क्रोमाइट। L का मतलब हो जाएगा दोस्तों लोहा, M का मतलब हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज। ठीक है, N का मतलब हो जाएगा यहाँ पर निकल, और T का मतलब हो जाएगा दोस्तों टंगस्टन, और एक T का मतलब हो जाएगा आपका टाइटेनियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए लोह धातु में कौन कौन से आते हैं, तो अब तो बता दोगे आप। एक तो आपका कोबाल्ट हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा दोस्तों, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन और टाइटेनियम। ठीक है, और अगर आपसे अलोह धात्विक पूछे जाए दोस्तों, तो अलोह धात्विक खनिज आपके सोना, चांदी, ठीक है, सीसा जस्ता हो जाएगा, सोना, चांदी, सीसा जस्ता, टिन, तांबा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और मरकरी, ये सब किस में आ जाएंगे? अलोह धात्विक में आ जाएंगे। और अधात्विक खनिज में आपके कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो अब्रक जो है ये आपका अधात्विक है, जिप्सम जो है ये आपका अधात्विक खनिज में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो पेट्रोलियम जो पदार्थ है ये भी आपके किस में आते हैं? ये आपके अधात्विक खनिज में आते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गए, पेट्रोलियम हो गया, ये आपके अधात्विक में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सागवा, इटाला, काचला, नरडिया, लीलवानी किस खनिज की खाने हैं? तो दोस्तों लीलवानी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसकी खान है? ये मैग्नीज की खान है। इसके अलावा सागवा, इटाला, काचला, नरडिया, ये आपकी सब मैग्नीज की खाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लीलवानी के अलावा दोस्तों दो खाने और आपको ध्यान रखनी है जो कि आपकी मैग्नीज से संबंधित है। कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपकी दोस्तों हो जाएगी काला खूटा, कौन सी हो जाएगी? काला खूटा हो जाएगी दोस्तों। और एक आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तलवाड़ा। ठीक है, ये भी कहाँ पर है आपकी? ये आपकी दोनों बांसवाड़ा में स्थित है। लीलवानी भी बांसवाड़ा में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। लीलवानी, काला खूटा और तलवाड़ा याद रह जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, एक आपकी आती है दोस्तों आनंदपुरा भुकिया, आनंदपुरा भुकिया और जगपुरा भुकिया, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आनंदपुरा भुकिया और जगपुरा भुकिया जो है दोस्तों आपकी, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपकी बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, सोना मिलते ही क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। आनंदपुरा भुकिया और जगपुरा भुकिया कहाँ पर हो जाएगी? आपकी बांसवाड़ा में सोने की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे दोस्तों हीरे की पूछ ली जाए, तो हीरे की एक खान आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, केसरपुरा। कौन सी हो जाएगी? केसरपुरा। ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी प्रतापगढ़ में स्थित है। ये किसकी खान है? हीरे की खान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, सीसा जस्ता की खान है, तो सीसा जस्ता की खान आपकी जावर, आगुचा, गुलाबपुरा और राजपुरा दरीबा हो जाएगी। जावर आपकी कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। आगुचा, गुलाबपुर जो है ये आपकी भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राजपुरा दरीबा जो है ये आपकी राजसमंद में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपके सीसा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सीसा जस्ता जो होता है दोस्तों ये जुड़वा खनिज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कुछ खनिज दिए गए हैं और उनसे संबंधित खाने दी गई है दोस्तों। तांबा जो है ये किससे संबंधित है? तो भगत का बास खान से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन आपका डेगाना, नागौर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और टंगस्टन के लिए आपको एक वाल्टा सिरोही भी ध्यान रखना है। ठीक है, वाल्टा सिरोही, वाल्टा सिरोही में भी टंगस्टन पाया जाता है। और एक आपका है दोस्तों नाना कराब पाली, नाना कराब पाली जो है दोस्तों ये भी आपका टंगस्टन के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोना का हम डिस्कस कर चुके हैं, आनंदपुरा भुकिया और जगपुरा भुकिया। और तांबा के लिए आपका खो दरीबा हो जाएगा दोस्तों, जो कि कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है, आगे देखिए,
उर्वरक खनिज है, उर्वरक खनिज कौन कौन से है दोस्तों? उर्वरक खनिज आपके जिप्सम हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट हो जाएगा, पायराइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पायराइट कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो ये शिखर में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, बहुमूल्य खनिज है। तो दोस्तों बहुमूल्य खनिज कौन कौन से हैं? ये आपके पन्ना हो जाएगा, तांबड़ा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। हीरा मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, हीरा के लिए केसरपुरा की खान जो है ये फेमस है, प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों तांबड़ा के बारे में पूछा जाए, तांबड़ा से रिलेटेड आपका एक तो अजमेर जिला हो जाएगा और एक आपका टोंक जिला हो जाएगा। ठीक है, अजमेर की जो सरवाड़ खान है दोस्तों वो आपकी तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और टोंक का राजमहल, टोंक का दोस्तों राजमहल, और एक आपका हो जाएगा दोस्तों जनकपुरा, एक आपका हो जाएगा दोस्तों जनकपुरा। राजमहल और जनकपुरा जो है ये टोंक में है, ये किसके लिए फेमस है? तांबड़ा के लिए फेमस है। और अजमेर का सरवाड़ जो है ये तांबड़ा के लिए फेमस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तांबड़ा को दोस्तों लाल रक्तमणि कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए पन्ना, पन्ना की जो एक खान है वो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, काला गुमान। ठीक है, काला गुमान खान का संबंध किससे है? पन्ना से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक है? तो यहाँ पर दोस्तों जिप्सम जो है ये रासायनिक है, ये आपको ध्यान रखना है। किन जिलों में एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है? तो दोस्तों एस्बेस्टोस का उत्पादन जो होता है ये आपका उदयपुर और डूंगरपुर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपसे रॉक फॉस्फेट के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो रॉक फॉस्फेट का उत्पादन भी कहाँ पर होता है दोस्तों? झामर कोटड़ा उदयपुर में होता है, झामर कोटड़ा उदयपुर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आपका बिरमानिया है दोस्तों, लाठी बिरमानिया, लाठी बिरमानिया आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, फेल्ड्स्पार खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? तो फेल्ड्स्पार खनिज का उत्पादन दोस्तों अजमेर जिले में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? ये आपकी प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और जल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जलोढ़ मृदा किसके द्वारा जमा की जाती है? तो दोस्तों जलोढ़ मृदा जो है ये आपकी नदियों द्वारा जमा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो नवीन मृदा होती है दोस्तों, जो नवीन मृदा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे खादर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो पुरानी मृदा होती है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, अभ्रक नगरी किस जिले को कहते हैं? तो दोस्तों अभ्रक नगरी जो है ये आपका भीलवाड़ा जिले को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा जिले को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी भीलवाड़ा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों उमेद मिल कहाँ पर स्थित है? तो उमेद मिल जो है ये आपकी पाली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कौन कौन से है दोस्तों? तो तांबड़ा, कैल्साइट, पायराइट जो है ये आपके अधात्विक खनिज हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपके कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पूछे जाए तो ये सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, वह कोयला जिसमें 45 से 55% कार्बन की मात्रा होती है जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, कौन सा कोयला होता है दोस्तों? लिग्नाइट होता है। ठीक है दोस्तों, कोयला जो होता है ये आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला वाला आपका आता है एंथ्रेसाइट, ये आपको ध्यान रखना है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, इसमें कोयले की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 95% तक होती है। ठीक है, दूसरा आपका आता है दोस्तों बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके कोयले की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो 60 से 70% होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर में लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है दोस्तों इसमें 50 से 60% कोयला पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चौथा आपका आता है दोस्तों पीट, जो सबसे बेकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पीट जो हो जाएगा इसमें कितने % कार्बन की मात्रा होती है? 45 से 50 ओनली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 45 से 50%। आगे देखिए, और दोस्तों लिग्नाइट कोयले के लिए कौन कौन से क्षेत्र फेमस है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, पलाना बीकानेर किस ऊर्जा संसाधन के खनन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों पलाना बीकानेर जो है ये किस ऊर्जा संसाधन के खनन के लिए जाना जाता है? तो ये कोयला, लिग्नाइट खनन के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बीकानेर के अंदर आपको बरगिंगसर भी ध्यान रखना है दोस्तों। बीकानेर के अंदर बरगिंगसर, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बरगिंगसर। इसके अलावा बीट नोक जो है ये भी आपका बीकानेर में, ये किसके लिए फेमस है दोस्तों? लिग्नाइट कोयला के लिए फेमस है। प्लाना बीकानेर, बरगिंगसर बीकानेर, बीट नोक बीकानेर। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए दोस्तों लिग्नाइट के लिए बाड़मेर के कौन कौन से क्षेत्र फेमस है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों आप? कपूर जा गिरा भादरेस, कपूर जा गिरा भादरेस। ठीक है, कपूर से आपका कपूड़ी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? कपूड़ी हो जाएगा। जा से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? जालीपा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गिरा से क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरल हो जाएगा। ठीक है, और भादरेस से क्या हो जाएगा दोस्तों? भादरेसी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कपूड़ी,
जालिपा, गिरल और भादरस जो है ये बाड़मेर में दोस्तों लिग्नाइट के प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, लिग्नाइट कोयले के प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों कोटा थर्मल विद्युत परियोजना का प्रारंभ 1978 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त सतपुड़ा विद्युत गृह से राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है, तो ये 125 मेगावाट प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों बीकानेर के प्लाना क्षेत्र में कितने मेगावाट का ताप विद्युत गृह स्थापित है? तो दोस्तों बीकानेर के प्लाना क्षेत्र में आपका 60 मेगावाट का जो है ये ताप विद्युत गृह स्थापित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए 1996 में जैसलमेर का कमली ताल चर्चा में रहा। तो जैसलमेर का कमली ताल जो है 1996 में क्यों चर्चा में रहा दोस्तों? तो ये गैस उत्पादन के कारण चर्चा में रहा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए बायतू क्षेत्र बाड़मेर में तेल भंडारों की खोज किस कंपनी ने की थी? तो दोस्तों बायतू क्षेत्र बाड़मेर में तेल भंडारों की जो खोज है ये किस कंपनी ने की थी? तो दोस्तों ये आपके केयर्न कंपनी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसने की थी? केयर्न कंपनी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो पेट्रोलियम बेसिन है वो कितने टोटल? तो 4 बेसिन है, ये आपको ध्यान रखना है। और उन 4 बेसिन के अंदर दोस्तों 14 जिले आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो आपका हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका हो जाएगा विंध्यन बेसिन। ठीक है, एक आपका हो जाएगा दोस्तों बीकानेर नागौर बेसिन, और एक आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान सेल्फ बेसिन। ठीक है, जो कि जैसलमेर में। तो दोस्तों ये 4 बेसिन है जो आपको ध्यान रखना है। इनमें कितने जिले आते हैं? 14 जिले आते हैं। ठीक है, आगे देखिए अंताबारा विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों अंताबारा विद्युत परियोजना जो है यह गैस पर आधारित विद्युत परियोजना है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए भाखड़ा नागल जो परियोजना है ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में स्थित माही विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन होती है। तो दोस्तों बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में स्थित माही विद्युत परियोजना से कितनी विद्युत उत्पादित होती है दोस्तों? तो यहाँ से 140 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 25 मेगावाट की दोस्तों यहाँ पर 2 उत्पादित होती है, 2 यूनिट। ठीक है, और दोस्तों 45 मेगावाट की भी यहाँ पर 2 यूनिट उत्पादित होती है। तो 25 की 2 हो जाएगी तो 50 हो जाएगी, 45 की 2 हो जाएगी तो 90 हो जाएगी। इनको टोटल करोगे आप तो 140 मेगावाट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना व्यास परियोजना से राजस्थान को कुल कितनी विद्युत प्राप्त होती है? तो दोस्तों व्यास परियोजना से 408 मेगावाट प्राप्त होती है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिले हैं। तो दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना जो है ये आपकी राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा नहर जो है इसकी लंबाई राजस्थान में 74 किलोमीटर है, जो भी एग्जाम में पूछी जाती है। इससे लाभान्वित जिले आपके एक तो आपका जालोर हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा आपका बाड़मेर हो जाएगा। ठीक है, जालोर इससे सर्वाधिक लाभान्वित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों फव्वारा सिंचाई पद्धति जो है ये कहाँ पर लागू की गई? तो ये नर्मदा नहर परियोजना पर ही लागू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भादौरिया और पनौरिया जो लिफ्ट नहरें हैं वो किसकी लिफ्ट नहरें हैं? तो वो नर्मदा नहर की लिफ्ट नहरें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राजस्थान का पहला व देश का दूसरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों राजस्थान का तो पहला था और देश का दूसरा ये राउतभाटा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए राजस्थान में संचालित राउतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह कनाडा के सहयोग से संचालित है। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये किसके सहयोग से संचालित है? तो कनाडा के सहयोग से संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह देश की पहली परियोजना है जो प्राकृतिक यूरेनियम, भारी जल व प्रशीतन द्वारा चालित है। ठीक है, इसकी पहली इकाई 11 अगस्त 1972 कब दोस्तों? 1972 को प्रारंभ की गई, जिसकी क्षमता 400 मेगावाट की है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी पहली यूनिट इसकी कब प्रारंभ की गई? 1972 में प्रारंभ की गई, ये आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखिए दोस्तों वर्तमान में इसकी 6 इकाइयाँ कार्यरत है, यानी वर्तमान में 6 इकाइयाँ इसकी कार्यरत है, एवं 7वीं और 8वीं जो है वो निर्माणाधीन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 1985 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब हुई थी? 1985 में। आगे देखिए फोटोवोल्टिक तकनीक का उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों फोटोवोल्टिक तकनीक का उपयोग जो है ये सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा नीति जो है ये आपकी 2012 में घोषित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है जैसलमेर के अमर सागर में राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अगस्त 1999 में राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने कितनी मेगावाट की शुरू की? तो दोस्तों कितने की शुरू की थी? 2 मेगावाट की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, एक तो आपको ये ध्यान रखना है अमर सागर जो है ये कहाँ की है? जैसलमेर की।
ठीक है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, ठीक है। और कब की है दोस्तों? 1999 की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ये शुरू की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने मेगावाट की? 2 मेगावाट की, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना, तो दोस्तों राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना सन 2000 में कौन सी शुरू की गई दोस्तों? देवगढ़ प्रतापगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। देवगढ़ प्रतापगढ़ शुरू की गई थी, और ये किसके द्वारा शुरू की गई? RSPCL द्वारा 2.25 मेगावाट की शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। यानी कि अमर सागर वाली 2 मेगावाट की हो जाएगी, और 2.25 की कौन सी हो जाएगी? आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़ वाली हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य में गैर परंपरागत किस ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो दोस्तों राज्य में गैर परंपरागत सौर ऊर्जा स्रोत के विकास की सर्वाधिक संभावना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पवन ऊर्जा के विकास की उपयुक्त दशाएं राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना जो है ये पश्चिमी राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान का प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह जो है ये अंता 12 में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान सेवा का है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 1960-61 में थी, तो दोस्तों 1960-61 की पूछी गई है, ठीक है। इतना कौन याद रखेगा, पर एक बार देख लीजिए दोस्तों कितनी है ये? 412 रुपये, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो राजस्थान में पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 में शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं दोस्तों? 12 बनी हैं। आगे देखिए, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि 2001 में रही, तो ये 28.41% रही थी दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही है दोस्तों? बाड़मेर की रही है 32.5, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही है? श्री गंगानगर जिले की रही है 10% ओनली, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का, ये आपको ध्यान रखना है। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व जो है वो 595 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व है, तो जैसलमेर जिले का जनघनत्व 17 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात जो है राजस्थान का वो 928 है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना है? 928। और अगर आपसे शहरी लिंगानुपात पूछा जाए दोस्तों तो 914 हो जाएगा, और अगर आपसे ग्रामीण लिंगानुपात पूछा जाए तो 933 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शहरी 914, ग्रामीण 933, और बाल लिंगानुपात पूछा जाए दोस्तों तो 888 हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह धौलपुर है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका डूंगरपुर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला धौलपुर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2008-9 में विकास दर घटने का प्रमुख कारण है, तो दोस्तों 2008-9 में विकास दर घटने का प्रमुख कारण जो था वो वैश्विक मंदी थी दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में प्रचलित मूल्यों पर 2011 में प्रति व्यक्ति आय है, तो दोस्तों 2011 में की प्रति व्यक्ति आय 47,506 थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखनी है, ऐसे देख लीजिए बस। आगे देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी समयावधि कितनी थी? तो 2007 से 2012, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 6.86 करोड़ है। कितनी है दोस्तों? 6.86 करोड़, ये पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी, तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2012 से 2017 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस मद पर हुआ? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इस पर सर्वाधिक व्यय जो है ये सेवा क्षेत्र पर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक व्यय जो है वो किस पर हुआ है? सेवा क्षेत्र पर हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में औद्योगिक नीति के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी दोस्तों? 1978 में आई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरी कब आई दोस्तों? 1991 में। तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में हो जाएगी। चौथी औद्योगिक नीति 1998 में हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। कैसे याद रखोगे? 78, 91, 94 और 98, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी प्रथम, तो ये 1948 में की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना का संबंध किससे है? तो फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना का संबंध खादी व ग्रामोद्योग से है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2008-9 में कितने जिलों में अकाल से जनसंख्या प्रभावित हुई? तो दोस्तों 2008-9 में 12 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे, ठीक है। और अगर आपसे दोस्तों 2002-2003 के पूछे जाए तो वहाँ पर 32 जिले प्रभावित थे सर्वाधिक, ये आपको ध्यान रखना है।
और अगर आपसे अभी 2023 और 24 के पूछे जाए दोस्तों, तो अभी वर्तमान में 13 जिले प्रभावित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सी फसल खरीफ की है? तो दोस्तों मूंगफली, गन्ना, तिल, ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। सूरजमुखी, मोठ और मक्का, ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक गंगानगर हनुमानगढ़ में पैदा होती है? तो गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास पैदा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। तो दोस्तों राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था रिको हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों रिको की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित उद्व्यय है। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था, इसका अनुमोदित उद्व्यय कितना है? तो दोस्तों ये 71,732 करोड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितना है? 71,732 करोड़। आगे देखिए, राज्य में 10वीं योजना में किस मद पर सबसे अधिक व्यय किया गया? तो दोस्तों 10वीं योजना जो थी उस पर सबसे अधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लक्ष्य था। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि लक्ष्य जो था ये 7.4% था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मंगला प्रसिद्ध है। तो मंगला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मंगला आपके तेल कुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर ये? बाड़मेर में है। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि मंगला, सरस्वती। ठीक है, मंगला हो गया, सरस्वती हो गया, ऐश्वर्या हो गया दोस्तों। ठीक है, रागेश्वरी हो गया। ये किससे संबंधित है? ये आपके पेट्रोलियम बेसिन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहाँ पर है ये? बाड़मेर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में कृषि व संबंध क्षेत्र वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो कृषि से संबंधित क्षेत्र वृद्धि दर ऋणात्मक कब रही? ये 2005-06 में रही। ठीक है, किस जिले में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई? तो दोस्तों सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना सीतापुरा जयपुर में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, चौपंकी भिवाड़ी विशेष औद्योगिक समूह है। तो दोस्तों ये होजड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है, होजड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी वार्षिक योजना जो है दोस्तों वो 2011-12 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जूना महल किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जूना महल जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जूना महल आपका डूंगरपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे जूनागढ़ दुर्ग के बारे में पूछा जाए दोस्तों तो आपका बीकानेर में है। ठीक है, बट जूना महल के बारे में पूछा जाए तो ये डूंगरपुर में, ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ठीक है, निदेशालय की स्थापना तो 1955 में हुई। ठीक है, और विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था। ठीक है, और ये किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था, यह भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ये मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो जन उद्योग का दर्जा दोस्तों 2004 में दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है। आगे देखिए, राज्य में हेरिटेज होटल योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों हेरिटेज होटल योजना जो है यह आपकी 1991 में शुरू की गई थी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? तो प्रथम पर्यटन नीति दोस्तों 2001 में घोषित की गई थी। ठीक है, और हेरिटेज होटल योजना 1991 की हो जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा होटल नीति की घोषणा कब की गई? और होटल नीति की घोषणा दोस्तों 2006 में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होटल नीति की घोषणा 2006 में की गई। प्रथम पर्यटन नीति आपकी 2001 की हो जाएगी, और हेरिटेज होटल योजना आपकी 1991 की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान खनिजों के भंडारण की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है? तो ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और उत्पादन की दृष्टि से खनिज के मामले में राजस्थान कौन से नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और विविधता के मामले में दोस्तों, विविधता के मामले में खनिज के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। ठीक है, इसीलिए विविधता के कारण ही राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को किसके लिए कहा जाता है? विविधता के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यहाँ पर हमारे 11th क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम 6, 7, 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।